हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी पुस्तक है। क्लियर है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पर आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में हम लोग जो है, आप देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से लेके 1947 के दशक, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो संगठन है उसमें 1870 से लेकर 1947 के बीच का जो समय रहा है, उस समय को बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे और आपका देखेंगे कि क्या है इस समय में ये सारी चीजें, किस प्रकार इनको हम देखने का जो है आपका प्रयास करें, कैसे कुछ है, क्या चीजें हैं, उन सब पर हम लोग एक एक करके गौर करेंगे और एक एक करके बात भी करेंगे। देख लिया। चलिए, तो ये 1870 और ये 1947 दोनों के बीच का जो समय है वो हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक, देखिए, आगे बढ़े। चित्र। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। कह रहे जो प्रदर्शनकारी है उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण। नए कानून और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत। किसान और आदिवासी की जिंदगी में बदलाव। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। महिलाओं की स्थिति में से संबंधित वाद विवाद। जाति व्यवस्था को चुनौती। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति। हस्तकरघाओं का पतन और उद्योग का विकास। तो निम्नलिखित चीजों को हम इस अध्याय में कर चुके हैं, या पिछले अध्याय में कर चुके हैं। भू कानून के बारे में पढ़ा, नए प्रशासनिक अध्याय, इन सारे ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके विषय में हम लोग अब तक पिछले चैप्टरों में पढ़ के आए। क्लियर है, सब में पढ़ आए हैं। 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 9 पॉइंट हम लोग लगभग पढ़े हैं। कुछ की हमने कुछ टॉपिक को मिस भी किए, तो इतने चीजों को हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि इन मुद्दों के बारे में आप कुछ पढ़ेंगे और आधार पर आपको ऐसा लगता है कि भारत के ब्रिटिश शासन की असंतुष्ट थे, यदि हाँ तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आपकी चर्चा करें। ठीक है। उपरोक्त जो आपने चीजों को देखा है, पढ़ा है, समझा है, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं आपने रिवीजन भी किया होगा और आपको सब चीजें आपको क्लियर भी होंगी। फिर भी कोई चीज ऐसी लगती है आपको क्लियर नहीं है, डाउट नहीं है, डाउट है, तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे। आज पूछेंगे राष्ट्रवाद का उदय को हम लोग पढ़ें। ठीक है। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। विवश का मतलब होता है मजबूर करना, किस चीज पर ध्यान को बार बार आकर्षित कराना। यह देश क्या है और किसके लिए है, ये बड़ा अच्छा बिंदु है। यह देश क्या है और ये बाप का किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत में रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, धर्म, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। आप किसी वर्ग से हो, आप किसी जाति से हो, आप किसी धर्म से हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, ऐसा आपका रूप हो, रंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत आपका देश है और आप भारत के वासी हैं। यह देश और इसके सारे संसाधन, इनकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ एहसास भी सामने आया है और जवाब तक नियंत्रण खत्म नहीं होता। भारत का भारतीयों का नहीं हो सकता। भारत जो है आपका भारतीयों का जो है नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ साफ दिखने लगी। 1870 से लेकर 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और भी गहरी हो चुकी थी।
इसमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेज शिक्षित और पेशावर हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो उस समय कुछ ऐसे संगठन जैसे पूर्व सार्वजनिक सभा, थोड़ा आप देखिए इनके उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, इनके संस्थापक कौन है। इंडियन एसोसिएशन बड़ा आपका फेमस रहा है, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंट एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन सबको पढ़िए तो आपको राष्ट्रीय चेतना के बारे में पता चलेगा कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले जो लोग थे वो कैसे थे और उनका रंगमंच का क्या काम था। पूना सार्वजनिक सभा का नाम गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों के लिए। क्या मतलब है, आप ध्यान देखेंगे, सार्वजनिक का अर्थ क्या है, सब लोगों के लिए। सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोग, सब लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। कह रहे जो उनका टारगेट है वो कैसा है, वो भारत के सभी लोगों का लक्ष्य है, सभी लोगों का टारगेट है, सभी लोगों का बिंदु है। उनके मुताबिक, उनके अनुसार उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय, वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो सके। एक शब्द आया है संप्रभु, बहुत बार आपको ये सब सुनने को मिलेगा और ये शब्द आपका इतिहास से गढ़ा और पॉलिटिकल साइंस की बुकों में इसका समाहित है। जैसे संप्रभुता का एक आधुनिक विचार है और राष्ट्र का बुनियादी तत्व होता है। यह संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। संप्रभु का सिंपल मतलब क्या है कि हम अपने फैसले स्वयं ले सकें। जब हम किसी देश की बात करते हैं तो क्लियर होता है कि हम किसके फैसले लेने की बात कर रहे हैं। अपने देश के लोग इस आजाद हैं कि वो कोई भी फैसला अपने लिए या अपने देश के लिए ले सकते हैं बिना किसी भारी हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये हमको देखना है। तो संप्रभु का मतलब क्या है कि बिना हस्तक्षेप के आजादी से अपने फैसले को लेना। क्लियर है, चलिए एक और थोड़ा सा आप देख लीजिए, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, क्वेरी आप उससे पूछ लीजिए। आगे बढ़े। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। 1870 में आर्म्स एक्ट पारित कर दिया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। कब? 1878 में जो था आर्म्स एक्ट था, उसको भारतीयों द्वारा हटा दिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, स्थानीय भाषा समाचार अधिनियम पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले लोग चुप कर गए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीजें छपती हैं तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इलवर्ड बिल कानून पास करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। विधेयक के प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं। यूरोपियों ने ऐसा कानून बनाकर भेजा था। ये कानून था कि ब्रिटिश लोगों पर जो था यूरोपीय व्यक्ति मुकदमा चला सकते थे। देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंटल अलग है और एशिया कॉन्टिनेंटल अलग है। होता क्या है, यूरोप के लोग की बाप पे सजा पाने का प्रावधान था। जो ब्रिटिशर थे, यूरोपियन थे, उनको यूरोपियन ही सजा सुनाएगा, भारतीय सजा नहीं सुना सकता। और इलवर्ड बिल ने यह व्यवस्था की थी कि भारतीय भी सजा सुनाते थे। इस बात को लेकर विरोध किया ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच क्या हो सके, समानता स्थापित की जा सके। जब सरकार के विरोध की वजह से सरकार ने यह बिल विधेयक वापस लिया तो भारतीयों ने इसका काफी विरोध किया। अब इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चला। रवैये का मतलब होता है उनका व्यवहार, कि आखिर में थे कैसे।
उनके रवैये का और जो उनका व्यवहार है उनका पता चला। पढ़ते लिखते भारतीय एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट बिल ने इस चाह को और गहरा कर दिया। क्या कर दिया? और गहरा। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला कर लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बयुद्दीन तवजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी, एस.एस. सुब्रमण्यम, आई शंकर व अन्य बंबई और कलकत्ता के थे। नौरोजी व्यवस्था और प्रचारक थे। कैसे थे? आपके व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। युवा राष्ट्रीय का मार्गदर्शन किया और सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ए.ओ. हुम, एक सेवानिवृत्त आईएएस अफसर थे, उनका नाम था ए.ओ. हुम, ठीक। और विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने की अहम भूमिका उन्होंने अदा की। ठीक है, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये हैं दादा भाई नौरोजी, भारत की महान हस्ती, जिन्होंने उस जमाने में देश के लिए, देश छोड़ो देश के बाहर जाकर जो लोग भारत में शासन कर रहे थे उनके यहाँ जाकर विरोध किया, प्रदर्शन किया, अपने देश के लिए मांग की। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी और आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक, देखिए ये प्रारंभिक नेता है और ये पार्लियामेंट के उस समय मेंबर भी रहे। कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही है? जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक एक अखबार में लिखा था, बॉम्बे में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। हमारे देशवासियों को लिए अल्पकालीन रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधन करते हुए कहा, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि भारत के सब समुदाय की संस्था है। किसकी है? भारत के सभी समुदाय की संस्था है। ये हमको ध्यान रखना है। कैसा है? भारत के सभी जो आपके समुदाय हैं, जो वर्ग है, उनकी संस्था है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, बड़ी फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको लिख लीजिए। सबसे पहले आपका इसी बुक के अंतर्गत भारत में पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय के बारे में चर्चा की थी इसी भारतीय वित्त में, ठीक। और शासन के आर्थिक शोषण या उनके बारे में तीखा परिमाण अगर किसी ने दिया था तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो आप इसको देख सकते हैं, इन्होंने इसके बारे में लिखा और कहा था। चलिए आगे बढ़े। अब है उभरता हुआ राष्ट्रवाद। अक्सर कहा जाता है कि आपने 20 सालों में कांग्रेस के अपने उद्देश्य और तौर तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस के साथ साथ सरकार और शासन में भारतीयों को अपने से ज्यादा जगह दी। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए, पार्षदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, जिन प्रांतों के पार्षद नहीं हैं वे उनका संगठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार भारतीयों को ऊंचे पद पर जाएं, काम करने के लिए उनकी मांग। भारतीय सिविल सेवा लंदन के साथ उनकी परीक्षा भी एक आयोजित की गई।
ठीक, ये आपका देखिए। तो कैसे कांग्रेस आपका भारतीयों के लिए मांग कर रही थी कि किस तरीके का होना चाहिए शासन व्यवस्था, कैसी हो, शासन का प्रारूप क्या हो, कैसे शासन व्यवस्था हो, ये सारी चीजें इसमें देखी जाए। चलिए, हो गया, देख लिया यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे का, कोई क्वेरी? देख लें एक बार। चलिए, देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।